नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है जालंधर पंजाब से, जहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर ने एक मल्टीपर्पज सर्विस रोबोट डेवलप कर लिया है। इस रोबोट का नाम क्यूट बोर्ड रखा गया है, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 प्रोफेसर्स कुलदीप सिंह एंड LK अवस्थी के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल्स एंड सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा मल्टीपल यूज के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, इस रोबोट में व्हील्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड ऑडियो वीडियो स्क्रीन सिस्टम डाला गया है, जिसके मदद से डॉक्टर्स अपने रूम्स एंड केबिन में बैठे बैठे ही पेशेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली इन केस ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी बन जाती है, वहां पर तो ये रोबोट काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इस रोबोट की कॉस्ट 2 से 2.5 लाख के बीच बताई जा रही है, जो कि फॉरेन कंट्रीज के द्वारा डेवलप किए गए किसी भी रोबोट्स के मुकाबले कम है। और ये रोबोट्स आपको जल्दी ही इंडियन मार्केट में दिखने लगेंगे, क्योंकि इन रोबोट्स के मास प्रोडक्शन एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए इंस्टीट्यूट ने इस रोबोट टेक्नोलॉजी को एक गुजरात बेस्ड कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर इंडियन स्टार्टअप की ओनरशिप को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही इंडियन स्टार्टअप्स के लिए पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड जैसी स्कीम्स पर लगने वाले रेगुलेशंस को ईजी कर दिया जाएगा। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको लोकल फंडिंग की खास जरूरत होती है, और इंडियन पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड जैसी स्कीम्स स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के कारण स्टार्टअप्स के फंडिंग में कोई खास इफेक्ट नहीं डाल पाती हैं, और ना ही इंडियन बिजनेस हाउस होल्ड स्टार्टअप्स में इतना इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में इंडियन स्टार्टअप्स को ज़्यादातर फंडिंग दूसरे देशों से मिलती है, और क्योंकि स्टार्टअप्स की फंडिंग ज़्यादातर दूसरे देशों से होती है, तो ऐसे में इंडियन स्टार्टअप्स की ओनरशिप एंड कंट्रोल लोकल नहीं हो पाती है। तो ऐसे में इसी तरह की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही इन पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड पर लगने वाले रेगुलेशंस को ईजी कर देगी, ताकि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं उनकी ओनरशिप एंड कंट्रोल भी लोकल रहे, और साथ ही साथ उनके स्टार्टअप्स स्टेबल भी रहें और उनके लॉन्ग टर्म कैपिटल भी हो। बेसिकली इस न्यू पॉलिसी के अंतर्गत गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि इंडिया में जितने भी पेंशन एंड इंश्योरेंस फंड जैसे स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो एवरी ईयर उनके प्रॉफिट्स का एक स्मॉल पोर्शन इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, ताकि इंडियन स्टार्टअप्स में जो मेजॉरिटी कैपिटल एंड ओनरशिप हो वो इंडियन ही रहे। तो दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वर्ल्ड बैंक एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक अप्रोक्सीमेटली 3,700 करोड़ की फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, ताकि वर्ल्ड बैंक फंडेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्स प्रोजेक्ट, जो कि 6 इंडियन स्टेट्स जिसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा स्टेट शामिल हैं, उनमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, ताकि इन स्टेट में लेबर आउटकम को बेहतर किया जा सके। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को अनाउंस किया था, जो आने वाले 1-2 सालों में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। और क्योंकि न्यू एजुकेशन सिस्टम में करंट एजुकेशन सिस्टम से बहुत अलग है, तो ऐसे में पहले इस न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। और न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए इस तरह के जो मेन प्राइमरी प्रोसेसेस हैं, इनको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस न्यू स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स यानी कि स्टार्स प्रोजेक्ट को अप्रूवल किया था, जिसमें 3,700 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा, और बाकी का शेयर स्टेट गवर्नमेंट फंड करेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही देश में सभी तरह की क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाने वाला है। बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल करेंसीज होती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल एक्सेट्रा, इन पर किसी भी पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल नहीं होता है। किसी को भी नहीं पता कि इन क्रिप्टो करेंसीज के रेट में एक एक दिन में इतना फ्लक्चुएशन कैसे आता रहता है। बस जैसे जैसे मार्केट में फेमस होती रहती हैं, वैसे वैसे लोग एक दूसरे की देखा देखी में इन डिजिटल करेंसीज में इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन ये डिजिटल करेंसीज किसी भी कंट्री की सुप्रीम पावर और सोवरेनिटी के लिए एक काफ़ी बड़ा खतरा है, क्योंकि इन डिजिटल करेंसीज से एक कंट्री की जो लीगल करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर सकती है, जिस कारण मार्केट में कैपिटल फ्लो भी बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज इंडियन रुपये की जगह देश में सारा लेन देन बिटकॉइन से होने लगे, तो इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, जिससे फिर मार्केट में कैपिटल का फ्लो भी काफ़ी बिगड़ जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का करेंसी पर कंट्रोल ना होने के कारण देश में काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होने लगेंगी। और हाल ही में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी तो वैसे भी बहुत पॉपुलर हो रही है, तो ऐसे में इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट देश में सभी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का प्रपोजल लाने वाली है, और साथ ही साथ देश में अपनी एक लीगल डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। हालांकि इससे पहले भी RBI ने देश में किसी भी बैंक के साथ डिजिटल करेंसी के साथ लेन देन पर बैन लगाने की बात की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में रद्द कर दिया था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट देश में अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 नाम का एक बिल बजट अनाउंस करने वाली है।
यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट लिया है कि वो फाइनेंशियल ईयर 2022 में टोटल 8000 न्यू लोकोमोटिव्स, कोचेस एंड वैगन्स को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसमें 40,000 करोड़ का बड़ा खर्च किया जाने वाला है। बेसिकली जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडियन रेलवेज उनके सिस्टम को ट्रांसफॉर्म एंड मॉडर्नाइज करके एक सेफ एंड रिलायबल सिस्टम में कन्वर्ट करने में लगी हुई है, क्योंकि आज इंडियन रेलवेज को जो मेन प्रॉफिट होता है वो फ्रेट ट्रेन से ही होता है, और पैसेंजर ट्रेन के बिजनेस में तो रेलवेज लॉस में चल रही है, और जो इंडियन बिजनेसमैन हैं वो रेलवेज की फ्रेट ट्रेन का इस्तेमाल भी बहुत कम मात्रा में करते हैं। तो ऐसे में इंडियन रेलवेज चाहती है कि उनके फ्रेट सिस्टम का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाए और पैसेंजर ट्रेन के कारण भी उनको काफ़ी प्रॉफिट हो, जिस कारण रेलवेज न्यू कोचेस, लोकोमोटिव्स, वैगन्स, DFC, स्टेशन रीडेवलपमेंट, न्यू रेलवे लाइन्स, इस तरह के सभी रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। दोस्तों इससे पहले भी फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडियन रेलवेज ने 7000 लोकोमोटिव्स, वैगन्स एंड कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसको अब कोरोना पैंडेमिक के बाद रेलवेज और इंक्रीज करना चाहती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट से, जहाँ पर 34 कंपनीज के इन्वेस्टमेंट प्लान को तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। ये 34 कंपनीज तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड टोटल 52,238 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों ये सभी इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु स्टेट में 93,935 न्यू जॉब्स जनरेट करेंगी, और इसी के साथ साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी अप्रूव कर दिया गया है। इन प्रपोजल के अंतर्गत पैगाट्रॉन, डेसल कॉर्पोरेशन, लक्शेयर, सन एडिसन, BASF जर्मनी, एको विंड लिमिटेड, LS ऑटोमोटिव, ल्यूकास TVS, इस तरह की मेन कंपनी शामिल हैं जो तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। और इसी के साथ साथ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्होंने कुछ समय पहले ये अनाउंस किया था कि वो देश में और तमिलनाडु में 5,763 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी ओपन करेंगे, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों ये सभी इन्वेस्टमेंट्स तमिलनाडु स्टेट के श्रीपेरुम्बदूर, तिरुवल्लूर, कृष्णागिरी, चेंगलपेट और चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड वन हब चेन्नई में की जाने वाली हैं, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट करने वाली हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो की तरफ से श्री शक्ति सैट नाम का एक नैनो सैटेलाइट जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों सैटेलाइट को श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के 12 कॉलेज स्टूडेंट्स के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है, जिसमें जो मेन इनपुट्स हैं वो इसरो के हैं। बेसिकली जब से गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया है, तब से देश में स्पेस सेक्टर से रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज़ पर काम किया जा रहा है, और स्पेस सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस को लाने के लिए देश में साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए न्यू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लैब्स, इंस्टीट्यूट्स, इस तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स पर इसरो की तरफ से काम किया जा रहा है। और इसी के अंतर्गत इस श्री शक्ति सैट नाम के नैनो सैटेलाइट को 12 कॉलेज स्टूडेंट्स ने डेवलप कर दिखाया है, जिसको इसरो के द्वारा 28 फरवरी 2021 को आउटर स्पेस में लॉन्च करने का प्लान है। इस 460 ग्राम के नैनो सैटेलाइट को 2.5 करोड़ की कॉस्ट से तैयार किया गया है, जिसको इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C51 के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला है, जो स्पेस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का काम करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसरो का ये सैटेलाइट भी जल्दी से जल्दी लॉन्च हो एंड ऑफ कोर्स सक्सेसफुल भी हो। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है जालंधर पंजाब से, जहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जालंधर डिस्ट्रिक्ट के आदमपुर एयरपोर्ट, जो कि एक रीजनल एयरपोर्ट है, उसके लिए न्यू टर्मिनल कंस्ट्रक्शन का 40% वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। दोस्तों आदमपुर एयरपोर्ट जालंधर का एक रीजनल एयरपोर्ट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उड़ान स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस एयरपोर्ट पर 6,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, और एट ए सेम टाइम 2 एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए इस एयरपोर्ट पर न्यू एप्रन एंड एक न्यू टैक्सी ट्रैक का भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इस एयरपोर्ट का 40% सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का सिविल वर्क भी मिड 2021 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ये एयरपोर्ट पीक आवर्स में 300 पैसेंजर्स को ईजिली हैंडल कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।